नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है प्रशांत और आज बातचीत में हम आपसे मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने वॉइसिंग में, वॉइस ओवर्स में, पॉडकास्टिंग में और हिंदी में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रही है, तो हिंदी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आ रही हैं। नाम है मैम का निधि बासु। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर आपने राजधानी या शताब्दी में ट्रैवल किया है तो आपने आई एम श्योर इनकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। तो स्वागत करते हैं मैम का बातचीत में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बातचीत में। धन्यवाद प्रशांत। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम आपका कि आपने समय निकाला, बिकॉज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे आज तक, और उम्मीद करता हूँ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचने की जो हमारी मुहिम है वो पूरी हो। जो आज मैं सीख के जाऊँ आपसे, वो मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचाऊँ। प्रशांत, आपको तो बहुत सालों से मैं जानती हूँ और आप जिस लगन के साथ अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसका मैं तहे दिल से आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। और आप जैसे ही और जितने भी युवा हैं हमारे देश के या पूरे विश्व से, जो कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, हेलो और थैंक यू, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बातों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा बचपन से। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, जैसे मेरा मेरठ में जन्म हुआ है, आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसी आपकी तालीम हुई? हम सरजमीने लखनऊ से हैं। अरे वाह, क्या बात है, नवाबों के शहर लखनऊ से हैं। देखिए, लखनऊ में जब प्लेटफॉर्म, बाकायदा मुझे याद है बचपन में वो बोर्ड देखना, और हम लोग कहते थे अरे 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 लखनऊ आ गया, हम जब कहीं बाहर से आ रहे होते थे तो प्लेटफॉर्म में जब गाड़ी एंटर होती है वहाँ पे बोर्ड लगा होता था बाकायदा, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। अरे वाह। तो इसकी वजह यही है कि एक बहुत गज़ब की मिठास है लखनऊ में और उससे जुड़े लोगों में, और जो हमारी बोली होती है वो साफ और सुंदर होती है। बहुत सारे ऐतिहासिक जो इन्फ्लुएंसेस हैं, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस रहे हैं हर दौर के, तो उसकी वजह से जो बोली है वो बहुत साफ है, लोग भी बड़े मीठे हैं। तो जो तौर तहजीब है, तो उससे एक जो बनता है, माहौल बनता है, उसी में मैं पली बड़ी हूँ। और लखनऊ में मैं स्कूलिंग मेरी लखनऊ से है पूरी 12th तक। और बस यही हमारा सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि हम लखनऊ से हैं। कमाल का शहर है लखनऊ। बहुत अच्छा लगा जान के कि आपकी जो तालीम हुई है, आपका बचपन बीता है लखनऊ में बीता है। शायद यही कारण है आप इतने साफ शब्दों में अपनी बातों को बयां कर पाते। तो मैम, ये तो हुई बचपन की बात। उसके बाद जब आप बड़े होने लगे तो आपने क्या एम्बिशन अपने लिए सोचा कि मुझे बड़े होके ये बनना है, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये करना है फ्यूचर में? प्रशांत, हमारे समय में ये बहुत आसान था, जिंदगी ही ज्यादा आसान थी आजकल के मुकाबले में, क्योंकि एक डिमार्केशन बना हुआ था कि जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं और कंपटीशन में निकाल लेंगे और इतने साल पढ़ाई भी कर लेंगे तो भाई डॉक्टर, इंजीनियर। जो 10 साल पढ़ ले वो डॉक्टर, जो कम से कम 4 साल तो पढ़ ही लेगा वो इंजीनियर। थोड़ा कम पढ़ पाओगे तो इस तरह से करते करते होता था डिमार्केशन। जो थोड़ा सा कम पढ़ पाओ, निकाल तो लोगे लेकिन 2 ही साल पढ़ पाओगे मन लगा के, तो वो एमबीए। तो हमने एमबीए चुना था अपने लिए। तो कॉलेज के बाद मैंने मास्टर्स करा। सो आई डिड माय पीजी डिप्लोमा फ्रॉम निफ्ट न्यू दिल्ली। आपने एमबीए कर लिया, उसके बाद आपको कब रियलाइज हुआ कि मुझे अब वॉइसिंग की दुनिया में कदम रखना चाहिए, अब मुझे वॉइसिंग के प्रोजेक्ट्स करने हैं? एक्चुअली देखिए, उस समय में वॉइस ओवर्स बहुत कम लोगों को पता था, मालूम होता नहीं था लोगों को। और आजकल तो फिर भी आप थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, उस समय तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। शायद अगर होती तो शायद मैं करती शुरू से ही, लेकिन ये था कि भाई जॉब है, एक अर्निंग, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, जॉब चाहिए, तो ठीक है, वो कर लिया मैंने। मैंने काम भी किया फैशन और गारमेंट इंडस्ट्री में लगभग 8 साल, लेकिन ये समझ में आ गया था कि ये मेरे लिए नहीं है। तो जब ये समझ में आना शुरू हुआ और मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, तब मुझे लगा कि अब मैं रीस्टार्ट करूंगी तो वही करूंगी जो सचमुच मेरे दिल के भी करीब हो
और जिससे बाकायदा जो मेरा लाइवलीहुड भी बन सके। सो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि इस बार वही चूज करूँगी। तो बस मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू करा, थिएटर करा, क्या बात। हाँ थिएटर करा, थिएटर इन एजुकेशन, इवन बच्चों को पढ़ाया मैंने। आई वॉज ऑल्सो अ थिएटर टीचर इन पब्लिक स्कूल ऑफ दिल्ली एंड वर्कशॉप्स ली मैंने यंगस्टर्स के साथ। तो थिएटर करा, ड्रामा, थिएटर, स्पीच, ये सारी कम्युनिकेशन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन जब भी मैं माइक पकड़ती थी तो मुझसे सब कहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल की टीचर्स, उनको मैं कभी नहीं भूलूंगी, एक हेड मिस्ट्रेस होती थी हमारे स्कूल की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी आवाज़ कितनी सुंदर है, तुम आवाज़ के साथ क्यों नहीं काम करते हो अपनी। तो मुझे वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए वेकअप कॉल था, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन जब कोई सामने से आके वही चीज़ बोलता है तो आपको लगता है कि हाँ मैं गलत नहीं सोच रही थी, और लोग भी ऐसा सोचते हैं। तो बस वो वहाँ से मैंने इस पे ध्यान देना शुरू किया, और इस डायरेक्शन में जब मैंने एक्सप्लोर किया और ऑडिशंस के लिए लोगों से मिली, तो मुझे लगा, मुझे लोग कहते थे आप कितने साल से कर रही हैं वॉइस ओवर्स, तो मुझे लगा नहीं ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये शायद मेरे बहुत मुझसे आसानी से हो जाएगा और इसमें तरक्की मेरी जल्दी भी हो सकती है। तो ऐसे करते करते और बहुत मज़ा आता था, जो मज़ा मुझे आज भी आता है माइक के पीछे मस्ती करना। तो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई। अमेजिंग। मैम और भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे हम वॉइसिंग के बारे में, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रहे हो, तो आपका कोई बेस्ट ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था, जो बोलते हैं ना कि यार इस काम को करके मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। बिल्कुल बताना चाहूँगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट के पास उसकी आर्ट के बारे में जब कोई पूछता है तो ये उसका सबसे पसंदीदा सवाल होता है। मैं घंटों बात कर सकती हूँ पर निश्चित तौर पर अभी उतना नहीं करूँगी। तो मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर मैं कुल मिला के आपको बताऊँ तो मैंने हज़ारों घंटों का काम ज़रूर किया है अब तक। बहुत लंबे लंबे मेरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं 10 साल से भी जुड़ी हुई हूँ। बहुत लंबे मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर, इन कमर्शियल प्रोजेक्ट से सबसे ऊपर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैंने खुद जिसको विजुअलाइज करा और उसको अंजाम दिया। और इसलिए क्योंकि मैं उसमें अपनी आवाज़ को अपनी तरह से लाना चाहती थी लोगों के सामने, बिना किसी पैरामीटर्स में बंधे हुए, जो कि हम जब कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं अधिकतर ऐसा होता है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं और एक टाइम फ्रेम होता है, उसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना होता है। बट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैंने विजुअलाइज किया उतने साल काम करने के बाद। 10 साल में ये तो डेली काम करती थी। बहुत सस्पेंस हो गया, कौन सा प्रोजेक्ट था ये? तो ये प्रोजेक्ट था किस्सा कहानी बाय निधि बासु। इट इज़ अ पॉडकास्ट, और मैंने इसको 4 साल पहले शुरू करा जब पॉडकास्टिंग आई। और तब यकीन मानिए इतनी नई थी पॉडकास्टिंग कि उसमें एक जो स्टोरी टेलिंग वगैरह बहुत ही फ्लैट और बहुत ही मोनोटोनस वे में होती थी। तो मुझे लगा नहीं, मेरे दिमाग में बहुत बेंचमार्क्स थे, क्योंकि मैं बचपन में बहुत रेडियो भी सुना है मैंने, और इस तरह के बेंचमार्क्स थे, और उसको और भी बेहतर कैसे करना है, क्या कर सकती हूँ एक छोटा अपना सेटअप लेकर। तो वो उसको दिमाग लगाते लगाते तो मुझे एक बात क्लियर थी कि मुझे हिंदी के साथ काम करना है। हिंदी के प्रति जो मेरा अगाध प्रेम है, और जो मेरी जितना मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने इसीलिए हिंदी स्टोरी ऑडियो पॉडकास्ट स्टार्ट करा, यही सोचकर कि जो यंग बच्चे जब सुनते हैं पॉडकास्ट तो उनके कान में कुछ अच्छी तरह से बोली हुई और सही तरह से बोली हुई हिंदी अवश्य जानी चाहिए। तो ये सोचकर मैंने किस्सा कहानी शुरू करा था। तो उसमें मुझे जितना मज़ा आया अपने उस वॉइस ओवर के उस कैटेगरी में, पॉडकास्टिंग एंड मेरा अपना पॉडकास्ट किस्सा कहानी बाय निधि बासु, जहाँ मैंने मुक्त होकर पूरा अच्छी तरह से अपनी आवाज़ के हर आयाम को एक तरह से उसको मैंने उसमें गई। मैं
मैंने एक्सप्लोर किया अपनी वॉइस को हर तरह से, हर कैरेक्टर पे। मैंने इतने कैरेक्टर्स किए हैं उसमें, हर कहानी में किसी में अगर 10 कैरेक्टर्स भी हैं तो मैंने 10 कैरेक्टर्स भी करे। तो बहुत मज़ा आया मुझे काम करने में किस्सा कहानी बाय निधि बासु पर। लेकिन वो पॉडकास्ट तो देखिए चल रहा है, वो तो आप अगर गूगल करेंगे किस्सा कहानी बाय निधि बासु, आपको कम से कम शायद 20-25 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे मेरा पॉडकास्ट चल रहा है। लेकिन उसके ये जो यात्रा थी मेरी, कुछ ऐसा हुआ कि ये यात्रा मेरी रुकी नहीं सिर्फ पॉडकास्टिंग पर। ये यात्रा आगे बढ़ती गई। जिस प्यार से और जिस आदर और सम्मान के भाव से मैंने हिंदी के साथ अपने आप को जोड़ा था, तो शायद उस चीज़ ने कभी इसको रुकने नहीं दिया। इसका स्कोप और बढ़ गया धीरे धीरे। तो वो यात्रा मुझे कहाँ ले गई, ये एक उसकी सबसे ज़्यादा ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये अब तो सस्पेंस अलग लेवल पे जा चुका है। मेरे दिमाग में बिल्कुल इतने सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा हिंदी को लेके, बिकॉज बचपन से हिंदी के लिए मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा ये क्या प्रोजेक्ट है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस देश में लगभग 55 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। पूरी तरह से अगर लिख भी नहीं पाते तो बोल लेते हैं, बोल तो लेते हैं। पूरी दुनिया में 62 करोड़ लोग। क्या हुआ जी। और हिंदी हमारे यहाँ की, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। और जैसे हमें हमारी मातृभाषा प्यारी है, भारत में इतने सुंदर सुंदर इतने प्रांत हैं, इतने रीजन्स हैं, प्रांतीय भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस भी उतनी ही प्यारी हैं उन लोगों को। तो हमें हिंदी प्यारी है, होनी भी हिंदी चाहिए। भाषी हैं बिल्कुल। और समय ये है कि अब हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि हम हिंदी के लिए हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर अगर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें उससे कहीं अधिक, जिस भाषा में हम इतने प्यार से पाल पोस के बड़े करे जाते हैं, उस भाषा को वापस कुछ देना भी हमारा फर्ज है। और वैसे भी अगर कोई पीछा छुड़ाना भी चाहेगा, मुझे नहीं लगता आपका ये जो इनिशिएटिव है उन्हें पीछा छुड़ाने देगा। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कोई कसर ही नहीं छोड़ रही हूँ। जब पॉडकास्ट के लिए कहानियाँ ढूंढती थी तो बहुत अड़चनें आती थी। ये समझ में आने लगा कि आजकल के युवा पीढ़ी के हिसाब से लेखक जो आजकल के हिसाब से अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं बहुत कम है। या तो वो उस समय के हैं, उस दौर के हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनका जो संदर्भ है वो पुराना है, थोड़ा सा आजकल के हिसाब से नहीं है। तो अगर पढ़ने वाले आजकल के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें कोई रुचि नहीं होगी उसमें। राइट। उन्हें कहाँ से आएगी? उन्हें तो ये समझ में आना चाहिए ना कि हाँ, ये कहानी, इसमें मैं इसको अपने से जोड़ पा रहा हूँ। कनेक्ट होना चाहिए एक, है ना। अच्छा साहित्य, अच्छी पिक्चर, कुछ भी अगर हिट होता है तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो रहस्य होता है उसका यही होता है, आप क्या अपने आप को उससे जोड़ पा रहे हैं। तो ये जुड़ाव, रिलेटेबिलिटी, कनेक्शन, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये कहानियाँ मुझे मिलती ही नहीं थी, लिखने वाले नहीं मिलते थे, मैंने जितनी दौड़ भाग करी है, जिस शिद्दत के साथ अपनी कहानियों के पीछे मैं दौड़ी हूँ ढूंढने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत मज़ेदार कहानी बन गई। मैंने कहा मैं कब तक दौड़ती रहूंगी, चलो लेखकों को प्रोत्साहन दिया जाए, जो उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं, उनके लेखन, उनकी विचारधारा, उनके कहन को और मजबूत किया जाए। कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। ये सोचना भी अपने आप में बहुत हिम्मत की बात है कि मुझे हिंदी को आगे बढ़ाना है। और सिर्फ ये नहीं है कि आपको बढ़ाना है, आपको और लोगों को जोड़ना कितना मुश्किल होता है, सबको कन्विंस करना, सबको पूछना कि क्या हम इस इनिशिएटिव को आगे ले जा सकते हैं। और ये विश्वास हर एक उस टीम मेंबर का जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो विश्वास, एक जो विजन आपका होगा, उस तक जरूर लेके जाएगा। मैम, हिंदी डायरी को लेकर आपका उद्देश्य क्या है? तो प्रशांत, जैसा मैंने आपसे कहा कि हिंदी के प्रति जो मेरा समर्पण है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के, आप शिक्षा प्रणाली की बात अगर करें तो बहुत सालों से धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, हिंदी से हमारी दूरी बढ़ रही है। ये बात आप मानेंगे? राइट, बिल्कुल मानेंगे। हालांकि हम कहते हैं हिंदी तो हमारे चारों ओर है, हम लोग तो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो
ये मापना बहुत कठिन है, लेकिन आप हर पीढ़ी के लोगों से जब बात करें तो वो यही कहेंगे कि अरे हम तो इतना, हमारे बच्चे तो ये नहीं बोल सकते, या ये उनको इसकी स्पेलिंग नहीं आती है, लिखना नहीं आता है हिंदी ठीक से, या उन्हें इस तरह से करते करते, तो ये जो गैप है हर जनरेशन में आ रहा है धीरे धीरे। तो जब हम किसी भाषा से दूर होते हैं, अपनी भाषा से यदि दूर होते हैं, तो उससे जुड़ी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, इन सब से दूर होते जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ऐसा आता है कि इन सब चीज़ों से दूर होने के कारण हम खुद से दूर होने लगते हैं, और फिर हम ढूंढते हैं कि हमें अच्छा क्यों नहीं लगता, या why am I feeling so low? I'm feeling low because probably I'm trying to live in somebody else's shoes who I'm not. Probably I'm trying to express myself in words that I'm thinking in Hindi, but I'm trying to talk in English. Really trying to impress others. बहुत गहरी बात बोली आपने। तो जब हम अपने से दूर होते जाते हैं तो वो हमारी मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं हम अपने प्रति सहज रहें। मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं हिंदी में बोलूँगी। मैं भी बोलूँगा हिंदी में। तो हमें किसी को शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं महसूस होनी चाहिए कि अरे भाई इंग्लिश नहीं आती, या मुझे अगर मैं कहूँ कि अंग्रेजी नहीं आती मुझे, तो बड़े दयनीय भाव से जब लोग कोई अगर ये कहता है तो मुझे सच में बहुत दुख होता है कि देखो कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं ये, और क्योंकि ये एक अन्य भाषा नहीं बोल पाते जो एक्चुअली तो हमारी मातृभाषा भी नहीं है, तो इन्हें एक हिचकिचाहट या संकोच महसूस हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस मानसिकता से भी मुझे छुट्टी दिलानी है लोगों को कि आपकी भाषा हिंदी है, आप हिंदी में बोलना आपके लिए सहज है, और उस सहजता का आदर सब लोग एक दूसरे के हिंदी बोलने पर उसका आदर करो। बिल्कुल। ये नहीं है कि कोई अगर हिंदी में बोल रहा है तो वो हमसे निम्न है, ये तो गलत है, ये गलत है, बहुत ये ठीक नहीं है। और जो हमारी भाषा है उसमें हम अपने आप को बेहतर तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको जब हम बोलते हैं। उसमें अगर हमें लिखना हो तो क्योंकि हम उसी में सोच रहे हैं, तो उसमें जब हम लिखेंगे बहुत अच्छा आउटपुट आएगा उसमें। और जो किरदार हैं वो भी हमारे परिवेश के हैं, उनके बारे में जब हम लिखते हैं तो वो हम बेहतर लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसी मतलब यकीन मानिए मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने टोटली हिंदी भाषी होते हुए इंग्लिश में किताबें लिखी हैं, और ऐसी किताबें होती हैं, और ये बात कही भी जाती है कि अक्सर लोग अपनी भाषा छोड़ के किसी और की भाषा में जब लिखते हैं तो ऐसा लिख डालते हैं कि पढ़ने वाले को डिक्शनरी लिख बैठे, तो वहाँ सहजता है नहीं, तो विचारों की अभिव्यक्ति भी नहीं हो पाती। हाँ, वो साफ, उसमें सफाई नहीं है कि आप क्लियरली आप एक कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरी भाषा से सोच के दूसरी में लिखा गया है। तो उसमें यही चाहिए कि हमें अपनी हिंदी डायरी पर अगर मैं आऊँ, हिंदी डायरी के विजन की अगर मैं बात करूँ, तो विजन यही है मेरा कि एक तो ये कि हिंदी में जो लोग लिखते हैं सबसे पहले कि वो और बेहतर कैसे लिख सकते हैं, वो बतौर लेखक और ऊंचाई पर कैसे जा सकते हैं। अगर कोई किताब उनको पब्लिश करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये तो बहुत यंगस्टर्स के दिमाग में सवाल है आज की तारीख में। लिखते हैं, घर पे बैठ के लिख रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि उसे एक किताब का रूप कैसे दिया जाए। तो हिंदी डायरी का जो मिशन है, जो मुहिम है, इसमें ये सब पता चलने वाला है लोगों को कि कैसे आप हिंदी से पूरी तरह से प्रोफेशनल लेवल पे जुड़ सकते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। पहला ये है कि आप अपने लेखन को बेहतर कैसे बना सकते हैं ताकि आप बतौर लेखक बहुत सफल हो सके। दूसरी बात ये कि आप अपनी किताब कैसे पब्लिश कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तीसरी बात ये है कि आप अगर लेखक हैं तो आप अपने आप को किस तरह से सोशल मीडिया पर या किस तरह से कहीं पे भी आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। और लेखन से जुड़ी हुई और हर चीज़ें जो आपको लाइफ स्किल चाहिए। लेखन की बात सब करते हैं, लेखन से जुड़ी लाइफ स्किल्स की बात कोई नहीं करता है।
तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और चौथी और सबसे अहम बात, लेखन के जरिए रोजगार, रोजी रोटी, जो शायद आज सबको चाहिए। जो समय की दरकार है। और अगर आपको यही चीज अपनी भाषा में लिखकर मिले तो क्या बात है। बहुत ही कमाल हो जाएगा, बहुत कमाल होने क्योंकि वाला आप अपनी भाषा को भी समृद्ध कर रहे हैं और स्वयं को भी। है। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत सही प्रोजेक्ट है ये, बहुत अच्छा सोचा आपने हिंदी के बारे में। तो मैम, हिंदी डायरी आप अकेले कर रहे हैं या आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। और मैं तो लेखक नहीं हूँ, मीडिया कर्मी हूँ और वाचक कलाकार हूँ। लेकिन हिंदी को जब आगे बढ़ाना है तो अपने साथ विशेषज्ञों को लेना होगा। तो मेरे साथ सविता शर्मा नागर जी भी जुड़ी हैं, जो एक रंगकर्मी हैं जी, क्या और बात है। मीडिया जी उन्होंने मीडिया से वो भी संबंध रखती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं और उनकी किताबें पब्लिश हैं, कहानी और उपन्यास। तो लेखन से संबंधित जो अनेक पहलू हैं वो देखती हैं इस कार्यशाला के। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे ऐसे दिग्गज जुड़े हुए हैं हिंदी के, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। क्या बात अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, भाषा विशेषज्ञ हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास, कहानी, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो वो हर तरह के विशेषज्ञ हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनसे सब परिचित हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी कार्यशाला में वो एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत सही। वो भाग लेंगे, वो हिस्सा लेंगे और जो उभरते लेखक हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनकी कला को और मांझेंगे, बहुत बढ़िया। जो कि बहुत एक नायाब किस्म की चीज़ होगी। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस बारे में। बहुत बढ़िया। तो हिंदी डायरी के बारे में और ज़्यादा जानकारी कैसे मिल सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम हिंदी रचनात्मक लेखन का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है हिंदी डायरी, उसमें हम कैसे उस प्रोग्राम के बारे में और समझ सकते हैं। तो ये करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाएं और nidhibasu.in टाइप करें। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ट्रेनिंग पेज पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, जहां आपको ट्रेनिंग वीडियो दिखेगा। अपने डिटेल्स भरें और ट्रेनिंग वीडियो देखें। इसके बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, आप डेट और टाइम जब सेलेक्ट करेंगे तो ये अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। डेट और टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप मेरे यानी निधि बासु के साथ एक स्ट्रैटेजी सेशन, एक फ्री स्ट्रैटेजी सेशन बुक कर सकते हैं, जहां पर मैं ये समझना चाहूँगी कि लेखन से जुड़ी हुई आपकी क्या क्या समस्याएं हैं और इनको हम साथ में मिलकर कैसे हल कर सकते हैं और किस तरह आपको हिंदी लेखन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैम, हिंदी डायरी से कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, पूरी दुनिया से कहीं से भी हो, अगर आप हिंदी लेखन सुधारना चाहते हैं, किताब पब्लिश करना चाहते हैं हिंदी की, और बतौर लेखक आप रोजगार के अवसर जुड़ रहे हैं, तो आप विश्व में कहीं पे भी हों, आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने के कारण बहुत सुविधा हो गई है। आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं और किसी भी देश में हो सकते हैं। बस आपके अंदर एक हिंदी लेखन का एक पैशन होना चाहिए, उसके लिए एक प्यार, प्रेम होना चाहिए कि मुझे हिंदी है, हिंदी में ही आगे लिखना है और इसमें मुझे बहुत अच्छा लिखना है। तो बस आप हमारे साथ शामिल हो जाइए हिंदी डायरी में। मैम, हिंदी डायरी को लेकर विजन क्या है आपका? कुछ सालों बाद आप हिंदी डायरी को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं हिंदी डायरी में जो हिंदी शब्द है वो ही ज्यादा उसका महत्व है। हाँ जी। और डायरी जो है वो दर्शाता है लिखने को, लेकिन हिंदी भाषा तो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। उसको चाहे लिखो, चाहे बोलो, चाहे पढ़ो, कुछ भी करो। तो हिंदी डायरी के लिए मेरी सोच है कि कुछ सालों बाद इसको एक ऐसे मुहिम के तौर पर, एक ऐसे मूवमेंट के तौर पर इसका विकास हो,
ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, इसके माध्यम से हिंदी की गरिमा थोड़ी सी और बढ़ी है, क्योंकि हमने थोड़ा सा खोया है। इस बात से हम इनकार नहीं कर पाएंगे कि आज से 100 साल पहले जहाँ थे हम, या हम 70 साल पहले जहाँ पे थे, तो वो धीरे धीरे कम हुई है और हमें उसको वापस लाना है। तो हिंदी डायरी के माध्यम से हमें हिंदी की गरिमा को समाज के रूप में, समाज के बीच में एक बार वापस लाना है। और हिंदी डायरी की जब बात हो तो उसमें हिंदी के प्रति सम्मान और प्यार लोगों का और जुड़े, यही मेरा विजन है। बहुत अच्छा विजन है आपका। तो अगर आपके अंदर हिंदी को लेकर मोहब्बत है, रुचि है, अगर हिंदी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा करती है, एक रुझान है आपका हिंदी को लेकर, तो हिंदी डायरी से आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये इनिशिएटिव स्टार्ट तो मैम ने किया है अपने टीम मेंबर्स के साथ, बट उसका एक जो बेंचमार्क है उस तक आप सब हम मिलकर उसे ले जा सकते हैं। तो जुड़िए हिंदी डायरी से। हिंदी डायरी के जो वेबसाइट है और उसके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और प्रेजेंटेशन आपने देख ली है कैसे आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। तो आप बस देर न कीजिए, हिंदी से अगर आप हिंदी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे हिंदी लिखना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है कंटेंट बट उसे आप एक कागज़ पे उतारना चाहते हैं, तो हिंदी डायरी से बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कुछ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको हिंदी डायरी को लेकर। आपने जो सोचा है उम्मीद करेंगे कि आप उससे भी ऊपर लेवल पर लेके जाएं इस मुहिम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत। थैंक यू मैम, आपने समय दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया।